नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है इस वीडियो में सीटेट मैथ पेडागोजी के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन ज़रूर दबाएं, जिससे क्या सीटेट से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग वीडियो का जो है पूरा से पूरा लाभ ले सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने। स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे क्या है, गिनतारा हुआ, डीन बॉक्स हुआ, और जैसे 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये के नकली नोट आदि का जो है जैसे बच्चों को दिखाता है वह। तो वो क्या कर रहा है, उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डीन्स सिद्धांत के कौन सा नियम का आश्रय ले रहा है, यानी कौन सा नियम जो है बच्चों को समझाना चाह रहा है। तो जैसे आपका ऑप्शन है गतिक नियम, पहला है गतिक नियम, बी है गणितीय परिवर्तनशीलता नियम, सी आपका बुद्धनात्मक परिवर्तनशीलता नियम, और डी है रचनात्मक नियम। तो शिक्षक क्या कर रहा है, जैसे स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए एक अध्यापक क्या कर रहा है, कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है। जैसे क्या हुआ, गिनतारा है, डीन्स ब्लॉक हुआ, 1 रुपये, 10 रुपये और 100 के नकली नोट, मुद्रा आदि को जो है बच्चों को जो समझाता है डीन सिद्धांत से। तो यह जो है किसका सहारा लेता है, यह मतलब अध्यापक किस चीज़ का सहारा लेता है। तो यह आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, बोधात्मक परिवर्तनशीलता का नियम का जो है सहारा ले रहा है। तो आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या सी के साथ। प्रश्न दूसरा है, त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह वाक्य कैसा सत्य है कि असत्य है। तो देखते हैं, जैसे बच्चे यदि क्लास में पढ़ते समय त्रुटियां करते हैं तो यह क्या है, पूछा है गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्या यह सत्य है या असत्य है। तो क्या होता है, ऑप्शन ए है गलत है, क्योंकि त्रुटियां गणित के प्रति लापरवाही अभिवृत्ति को दर्शाती हैं। बी है आपका सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। और सी है गलत है, क्योंकि गणित त्रुटि रहित विषय है। और डी है आपका सही है, क्योंकि त्रुटियां बहुत कम बुद्धिलब्धि IQ को दर्शाती हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे बच्चे जब क्लास में पढ़ते समय गलतियां करते हैं तो वह गलतियों से ही सीखते हैं। जब सीखते हैं तो अध्यापकों को जैसे पता चल जाता है इससे कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, इनको जो है कहाँ किस सब्जेक्ट मतलब किस चीज़ में इनको सुधार करने की ज़रूरत है। तो यह जैसे क्या है, सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे में गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे हो रहा है। उनकी गलतियों से ही शिक्षक जो है उसको समझ पाता है। यह आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 3 है, छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है। देखिए प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है तब बहुधा इस धारणा त्रुटि का सामना होता है। वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में जोड़ देते हैं। इस भ्रांति का क्या संभावित कारण हो सकता है। तो देखते हैं, ऑप्शन है अध्यापक की संकल्पनात्मक समझ में कमी, बी है कक्षा में छात्रों के ध्यान में कमी, सी आपका योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना, और डी शिक्षण अधिगम सामग्री की सुलभता से प्राप्त नहीं होना। तो क्या होगा तीसरे का, जैसे छात्रों को जब दो भिन्न दिया गया है योग करने के लिए उनसे कहा जाता है तो वो साधारण त्रुटि की सामना करते हैं। जैसे क्या है, अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में जोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना। यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 4 है, छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए है कक्षा में विचार विमर्श, वर्ग पहेली, सी आपका सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, डी है भूमिका अभिनय। तो 4 का क्या होगा, छात्रों में आंकड़ों के संग्रहण
संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य क्या हो सकता है, या सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना। आपका ऑप्शन यहाँ सी सज जाएगा। प्रश्न 5 है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुल तरीकों से सहायक हो सकता है। जैसे पाँच प्रश्न आपको दिया है, चार प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो कैसे किस प्रकार से बच्चों को जो क्रियाकलाप में व्यस्त रखने का बहुल तरीकों से सहायता होता है। तो देखते हैं। अब पहला आपका, छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने का अवसर प्रदान करना। आपका ऑप्शन ए है, छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने का अवसर प्रदान करना। अब भी है, समय सारणी में दिए गए खाली कालांशों का उपयोग करने में सहायता करता है। 80 है, छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचन को गहन करने में सहायता करता है। और डी है, संकरित आकलन का उपकरण का कार्य करता है। तो सही विकल्प का चुनाव क्या है? तो क्या है दोस्तों, जैसे प्राथमिक स्तर पर छात्रों में गणितीय क्रियाकलाप में व्यस्त रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि उनमें जो है छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करना और परिकलन रणनीतियों को सीखने का अवसर प्रदान करना। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और क्या होगा, जैसे छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचन और गहन करने की सहायता करता है। ऑप्शन आपका ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। तो यह ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है, आपका डी हो जाएगा। प्रश्न 6 है, ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि, आपका ऑप्शन पहला है, सभी छात्र ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं क्योंकि यह समझने में सरल है। बी है, ज्यामिति गतिविधि उन्मुख है और खेलने का समय देती है। सी है, कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में सहयोग दिया है। और डी आपका, ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम दृश्यीकरण में सहायता करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? या ऑप्शन आपका डी सही। प्रश्न 7 है, कंचों के खेल में रेणु 4 कंचे हार जाती है, उसके पास 7 कंचे और बचे हैं, उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया है? तो देखिए दोस्तों, या क्या बताता है प्रश्न, क्या है उपरोक्त प्रश्न के उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे योग का संदर्भात्मक प्रश्न का, बी है खुले सिरे वाले प्रश्न का, सी बहुविकल्पी प्रश्न का, डी है व्याकरण पर संदर्भात्मक प्रश्न का। तो क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ जैसे देखिए इसमें प्रश्न सीधा सीधा बोला है, कंचों के खेल में रेणु 4 कंचे हार जाती है, उसके पास कितने कंचे बचे हैं? 7 कंचे बचे हैं, तो उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? तो यह किस तरफ निर्देशित कर रहा है? योग का संदर्भात्मक प्रश्न पर। आपका यह ऑप्शन एक सज जाएगा। प्रश्न 8 है, हम षष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ करते हैं? तो आपका ऑप्शन होगा आंकड़ों के प्रमात्रीकरण और परिमाणन के लिए, बी है कोणों को मापने के लिए, सी है दूरी को फुट और गज में मापने के लिए, डी है हिंदी अरबी सांख्यिकों को लिखने के लिए। तो क्या होगा 8 का, हम षष्टिक पद्धति का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो यह आपका ऑप्शन या कोणों के मापने के लिए करते हैं। आपका ऑप्शन या बी के साथ जाएगा। प्रश्न 9 है, कक्षा और 2 में राष्ट्रीय पटचर्या, यहाँ पे कक्षा 1 होगा, कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही होगा? तो देखते हैं। ऑप्शन है कलन विधि और रटंत अधिगम पर जोर देना। या आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे रटंत विधि एनसीएफ 2005 कभी नहीं कहेगी, कि कहती है कि रटंत विद्या या फिर बच्चों पे जो है पढ़ने के लिए जोर देना। या आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है आपका, कक्षा 1 और 2 में, देखिए यहाँ 1 है, कक्षा 1 और 2 में केवल मौखिक प्रश्नों का करवाना चाहिए। यहाँ पे केवल शब्द दे दिया है, तो आपका ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। और डी है आपका, कक्षा 1 और 2
कक्षा 1 और 2 में गणित को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। या भी देखिए ऐसा नहीं है कि कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाना चाहिए। तो आपका जैसे देखिए ए, बी और डी आपका ऑप्शन गलत हो गया, तो बच रहा आपका सी, यानी यह आपका ऑप्शन 6 सच जाएगा। प्रश्न 10 है, रचनावादी कक्षा में दशमलव के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है? तो 10 का क्या होगा दोस्तों, दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ या ग्रिड का उपयोग करना, उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना। बी है आपका दशमलव को भिन्न भिन्न में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना। सी है दशमलव को पूर्ण संख्याओं में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना। और डी है औपचारिक कलन विधि का उपयोग करके प्रश्न को हल करना और उसके बाद अभ्यास के लिए कार्यपत्रिका देना। तो क्या होगा, रचनावादी कक्षा में दशमलव के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में क्या अत्यधिक उपयुक्त हो सकता है? तो ये आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा मित्रों, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 11 है, प्रतिशतता की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या कहलाएगी? देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए आपका छात्रों को वाद विवाद कौशल को बढ़ाने में सहायक होती है। बी है छात्रों को एक दूसरे के विचार सुनने में सहायक होती है, उन्हें अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी वाचन कला में बढ़ोतरी होती है। और सी है इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे कक्षा में शोर स्तर में वृद्धि होती है और दूसरों की जो क्या शांति भंग होती है। और डी है छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे क्या होगा उनकी कल्पनात्मक जो है समझ में बढ़ोतरी होती है। यह आपका ऑप्शन डी सच जाएगा। प्रश्न 12 है, इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षक कक्षा 2 के बच्चों के एक अंकी संख्याओं के व्याकरण पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है? इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को एक अंकी संख्याओं के व्याकरण पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है? तो क्या होगा आपका ऑप्शन ए है 6 बिंदु बनाना और उसमें 2 बिंदुओं को गोला बना देना, फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना। यह गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों से दोहराना। बी है श्यामपट्ट पर 6 - 2 = 4 लिखना और बच्चों को उसे 10 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहना। सी है शिक्षिका बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे सभी सवालों को जोर से पढ़ने के लिए कहती है। और डी है शिक्षिका बच्चों को बहुत सारी संख्यात्मक समस्याएं जैसे 178, 14 - 12 आदि अभ्यास कराने के लिए देती है। तो क्या होगा ये आपका ऑप्शन एक सच जाएगा। 6 बिंदुओं बनाना और उसमें 2 बिंदुओं पर गोला बना देना, फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना। यह गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों से दोहराना। प्रश्न 13 है, रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें क्या होना या होनी चाहिए? तो क्या होगा आपका ऑप्शन 13 का? तो क्या होगा, छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करने का कौशल आना चाहिए। बी है संकल्पनात्मकता समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता होनी चाहिए। अब सी आपका सिद्धांतों और सूत्रों का स्मरण करने की क्षमता होनी चाहिए। और डी है मानसिक गणित की समस्याओं को हल करने की क्षमता होनी चाहिए। तो क्या होगा इसका दोस्तों, जैसे रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है तो उसके लिए अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? तो एक संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को जो है वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता होनी चाहिए। आपका ऑप्शन यह बी सच जाएगा। प्रश्न 14 है, जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती हैं उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए। बी है समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। सी आपका समस्त शब्दावली और परिभाषाओं को रट कर याद करने पर बल देना चाहिए। डी है अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग, पहेली, क्रॉसवर्ड पजल्स आदि बनाना या हल करना। तो क्या हो जाएगा यह आपका ऑप्शन यहाँ डी सच जाएगा।
प्रश्न 15 है, गणित से भयभीत होने पर उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? किसको एक कारण नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन ए कक्षा के अनुभव, बी है प्रतीकात्मक संकेत, डी है गणित की संरचना, सी है गणित की संरचना, डी है आपका लैंगिक भेद। तो क्या होगा, पूछा है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में किसे कारण नहीं माना जा सकता? तो क्या होगा या लैंगिक भेद। लैंगिक भेद को जो है नहीं माना जाता। प्रश्न 16 है, विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती पर स्मृति पर सीबीएसई ने गैंट वीक गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। तो गैंट का अर्थ क्या है? ऑप्शन है संख्यात्मक नवाचार और तकनीक में योग्यता में वृद्धि, बी है संख्यात्मक नवाचार प्रशिक्षण अभिवृद्धि में वृद्धि, सी आपका संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में योग्यता में वृद्धि, और डी है संख्यात्मक नवाचार और तकनीक में अभिवृद्धि में वृद्धि। तो 16 का क्या होगा? तो ये आपका ऑप्शन बी सच जाएगा, संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृद्धि में वृद्धि होगा। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्याएं एक अभाज्य संख्या उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है? तो ऑप्शन है प्रतिवाद द्वारा उपपत्ति, बी है खंडन विधि, सी प्रत्यक्ष उपपत्ति, और डी प्रतिस्थापित द्वारा उपपत्ति। तो 17 का क्या होगा? जैसे कहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है। उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसकी प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण एवं खंडन हेतु किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन है प्रतिस्थिति द्वारा उपपत्ति के द्वारा किया जा सकता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 18 है, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? एक गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो आपका ऑप्शन है गणनाओं में प्रवीणता की, बी है अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा, सी है सूत्र याद करने की, डी है हल को याद करने की। तो गणित में बेहतर होने के लिए सबसे क्या जरूरी है कि व्यक्ति में अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत करने की विवेचना आना चाहिए। आपका ऑप्शन या बी सच जाएगा। प्रश्न 19 है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन है डेविड डीलर के द्वारा, बी है जॉर्ज पोल्या के द्वारा, सी है वेन हाइल के द्वारा, और डी है वाइगोत्स्की के द्वारा। तो क्या होगा, गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह आपका ऑप्शन या किसने कहा था? डेविड डीलर ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 20 है, गणित में दुश्चिंतता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? पूछा है कौन सा नहीं है। देखिए प्रश्नों को लास्ट तक पढ़ा कीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या है, निगेटिव सेंस जब दिया रहता है तो प्रश्न वहीं पे गलती होता है कि आधा प्रश्न पढ़ने के बाद तुरंत ऑप्शन चुनने लगते हैं, तो क्या होता है बाद में क्या पता चलता है कि यहाँ पे तो निगेटिव सेंस दिया था, हमने प्रश्न को गलत कर दिया। इसलिए प्रश्नों को लास्ट तक देखिए, ध्यान दिया कीजिए। गणित में दुश्चिंतता के लिए निम्नलिखित में कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? तो आपका ऑप्शन है पाठ्यक्रम, बी है विषय की प्रकृति, सी है लिंग, डी परीक्षा पद्धति। तो क्या नहीं है? पूछा है तो लिंग नहीं है। तो दोस्तों ये आपके 20 प्रश्न आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए। इसके पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को देख करके खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों मित्रों भाई बहनों का सबके पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन जरूर दबाइएगा, जिससे क्या है सीटेट से रिलेटेड जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप लोग वीडियो का जो है पूरा से पूरा लाभ ले सकें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।